नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक है 1 सितंबर 2021 और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को, वो भी हिंदी में। तो चलिए इसे चालू करते हैं। एडिटोरियल की जो सबसे बड़ी न्यूज़ वो है द नेक्स्ट स्टेप इन डेमोक्रेटिक इवोल्यूशन इज़ ओवरड्यू। का हिंदी में मतलब है लोकतांत्रिक विकास में अगला कदम अतिदेय है। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। शासन में नागरिकों को शामिल करने के लिए संस्थानों के निर्माण के लिए भारत को एक अंधेरे निर्वाचित अधिनायकवाद से बदलना होगा। मानव शरीर एक राष्ट्र की तरह संरचनाओं और प्रक्रियाओं से बना है। एक बोनी कंकाल इसे एक साथ रखता है। सांस लेने, रक्त परिसंचरण और नई कोशिकाओं के निर्माण जैसी प्रक्रियाएं शरीर को जीवन देती हैं। जब प्राणिक क्रियाएं कमजोर हो जाती हैं तो शरीर मजबूत होने पर भी अस्वस्थ हो जाता है, और जब वे समाप्त हो जाते हैं, संक्रमण से प्रबल हो जाते हैं, तो जीवन समाप्त हो जाता है और हड्डियां दबी रह जाती हैं। लोकतंत्र के तत्व। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र या कोई भी राष्ट्र भी संरचनाओं से बना होता है। उसका संविधान और कानून। जो बात लोकतांत्रिक राष्ट्रों को सत्तावादी राष्ट्रों से अलग करती है, वह अपने राष्ट्र के शासन में नागरिकों की भागीदारी की जीवंतता। स्वस्थ लोकतंत्र में नागरिक उन नीतियों और कानूनों को आकार देने में प्रभावी रूप से भाग लेते हैं के द्वारा वे शासित होते हैं। लोकतांत्रिक संविधान नई नीतियों को आकार देने और कानून पारित करने के लिए नागरिकों के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचित विधानसभाएं प्रदान करते हैं। लोकतंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन मंचों पर खुले दिमाग से विचार विमर्श की आवश्यकता है। प्रणालीगत समस्याओं के लिए अच्छे समाधान खोजने के लिए भी यह आवश्यक है, जिन पर कई दृष्टिकोणों से विचार किया जाना चाहिए। जब ये मंच पक्षपातपूर्ण राजनीति के लिए कक्ष बन जाते हैं, तो वे उन जटिल प्रणालीगत समस्याओं का समाधान नहीं खोज पाते हैं जिन्हें सभी राष्ट्रों को 21वीं सदी में संबोधित करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन, ऐतिहासिक असमानताएं, बढ़ती आर्थिक असमानताएं और भीतर असंतोष के साथ पनप रही हिंसा। कांग्रेस के अमेरिकी घराने दलगत राजनीति से आड़े आ रहे हैं। भारतीय संसद में बहस मिसाइलों के साथ जमीनी लड़ाई में बदल गई है, और कई यूरोपीय लोकतंत्रों के नागरिक अपने चुने हुए संस्थानों के प्रदर्शन से निराश हैं। संविधान, चुनाव और विधानसभाएं वे सब नहीं हैं जो एक लोकतंत्र को कार्य करने की आवश्यकता होती है। यद्यपि यह वही है जो राष्ट्रों को लोकतंत्रों में परिवर्तित करने का सरल अमेरिकी दृष्टिकोण है। कई देशों में अपने सशस्त्र हस्तक्षेप की ऊंची एड़ी के जूते पर ऐसा लगता है निर्वाचित सदनों के बाहर क्या होता है और चुनाव के बीच में क्या होता है। इससे लोकतंत्र में जान होती है। जो लोग विभिन्न राजनीतिक गुटों से संबंधित हैं, विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं और उनके राष्ट्र के इतिहास में अलग अलग इतिहास हैं, उन्हें एक दूसरे की बात सुननी चाहिए और अपने जीवन के हर दिन लोकतांत्रिक तरीके से एक साथ रहना सीखना चाहिए। इसलिए स्वस्थ लोकतंत्रों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत खुद नागरिकों के बीच लोकतांत्रिक विचार विमर्श की प्रक्रियाओं की है। चौड़ी दरारें। अफसोस की बात है कि भारतीय राष्ट्र में हम जैसे लोग से विभाजित करने वाली दरारें शीर्ष पर संस्थानों के साथ साथ जमीन पर रिश्तों में भी चौड़ी होती जा रही हैं। लोकतंत्र की बहुसंख्यक चुनावी प्रणाली में इन विभाजनों को सख्त कर देगी, क्योंकि वे संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। इसलिए राष्ट्रीय ताने बाने को आगे बढ़ने से पहले बांधने के लिए नागरिकों के बीच लोकतांत्रिक प्रवचनों के लिए मजबूत प्रक्रियाओं की तत्काल आवश्यकता है। मीडिया, जो विविध दृष्टिकोणों को सुनने के लिए जगह प्रदान करता था, पक्षपातपूर्ण रेखाओं में विभाजित है, और सोशल मीडिया, जिसे नागरिकों को स्वतंत्र रूप से कई बिंदुओं को सुनने के लिए सक्षम बनाकर लोकतंत्र के तारणहार के रूप में जाना जाता है, विभाजन का एक कठोर सबब बन गया है। स्मार्ट एल्गोरिथम ने उन लोगों के प्रतिध्वनि कक्ष बनाए हैं जो एक दूसरे को पसंद करते हैं और जो दूसरे कक्षों में उनकी बात नहीं सुनते हैं और दीवारों के पार एक दूसरे से नफरत करते हैं। भारत की पुरानी समस्याओं की चर्चा जो नए समाधानों के लिए होती है, इस बहस में उतर गई है कि समस्याओं की उत्पत्ति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के समय में थी या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के समय में। ऐसा लगता है कि देश को क्या तकलीफ है, इस बारे में किसी भी चर्चा, चाहे वह संसद में हो, मीडिया में हो या सामाजिक समारोह में हो,
किसी को या तो सत्ता में राजनीतिक सत्ता का समर्थन करते हुए देखा जाना चाहिए या उसके विरोध में। नागरिकों के बीच विचारशील, गैर पक्षपातपूर्ण विचार विमर्श के लिए बहुत कम जगह है। नया कदम एक लोकतांत्रिक संस्थाओं माफ कीजिएगा यह लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में अगले कदम का समय है। यूरोपियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के स्कूल ऑफ ट्रांस नेशनल गवर्नेंस के कॉलिप्सो निकोलैंडिस कहते हैं, शासन की सहमति समय समय पर होने वाले चुनावों या जनमत संग्रह से कहीं अधिक है। लोकतंत्र की पहुंच को गहरा करने की प्रक्रिया वैसे ही बनी हुई है जैसे पिछले 200 वर्षों से है। मताधिकार का विस्तार करने का संघर्ष। इस बार यह एक मताधिकार है जो जरूरी नहीं कि समय समय पर होने वाले चुनाव में मतदान के अधिकार के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करता है, बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया में अपने सभी रूपों में व्यापक समावेश के माध्यम से व्यक्त करता है। एक नागरिक समाज आंदोलन यूरोप के लिए नागरिक ने एक समाधान प्रस्तावित किया है। एक यूरोपीय नागरिक सभा नागरिकों की भागीदारी और विचार विमर्श के लिए एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय मंच। हालांकि सावधानी के बाद यूरोप के नागरिक विशुद्ध रूप से ऑनलाइन तरीकों की कमियों की व्याख्या करते हैं जिन्हें यूरोप में समाज समूहों ने आजमाया है, जैसे वैचारिक दरार को बढ़ाने और डिजिटल विभाजन से प्रभावित समूहों को बाहर रखने का जोखिम। ऑनलाइन मंचों को वास्तविक बैठकों द्वारा पूरक किया जाना चाहिए। दूसरी ओर केवल लोगों को एक साथ एक कमरे में रखने से विचारशील विचार विमर्श के लिए स्थितियां नहीं बनती हैं। हर जगह निर्वाचित विधानसभाओं को पक्षपातपूर्ण तर्ज पर विभाजित किया गया है। अमेरिकी संविधान के निर्माता जेम्स मेडिसन ने का अनुमान लगाया था। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है, अमेरिकी संविधान के निर्माता कौन थे, तो वो थे जेम्स मेडिसन। चलिए आगे पढ़ते हैं। उन्होंने फेडरलिस्ट पर नंबर 55 में लिखा, यदि प्रत्येक एथेनियन नागरिक श्राद्ध होता तो हर एथेनियन सभा अभी भी एक भीड़। यह सिर्फ कमरे में लोकता ही माया नागरिकों के बैठे ऑनलाइन या ऑफलाइन। मैं मानव शरीर की सादृश्यता पर लौटता हूँ। मानव शरीर कई जटिल और प्रक्रियाओं से बना तंत्र है। हृदय, मस्तिष्क, यकृत, पाचन, श्वसन, त्वचा आदि। श्वास एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। यह पहली प्रक्रिया है जो एक बच्चा सीखता है जैसे ही वह अपनी माँ के गर्भ से। फिर भी हम यह भूल जाते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अच्छी तरह से सांस कैसे लेते। योग हमें सिखाता है कि शरीर और दिमाग की सभी जटिल प्रणालियों को कर सकता है। गायब डायलॉग्स। मानव समाज भी जटिल जो कई औपचारिक संस्थानों बातचीत से बने। श्वास की तरह सुनने की बुनियाद हम भूल गए हैं कैसे अच्छी तरह से सुनना है, खासकर पीपल नाइट लाइक अस, माफ कीजिएगा पीपल नॉट लाइक अस। स्कूलों में हमें सिखाया जाता है कि कैसे अच्छा बोलना है और भाषण प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता जीतना। अच्छी तरह से सुनने का कोई पाठ नहीं और सर्वश्रेष्ठताओं के लिए कोई आधार नहीं। हम केवल वही सुनते हैं जो दूसरे कहते हैं। हम यह समझने के लिए नहीं सुनते हैं क्यों वे मानते हैं वे क्या करते हैं। अक्सर हम सुनना बंद कर देते हैं जबकि दूसरा बोल रहा होता है। मानसिक रूप से बहस जीतने के लिए हमारे होस्ट को तैयार करता है, समझने के लिए, संवाद जीतने के लिए। ये विविध लोगों के ज्ञान को मिलाकर जटिल ज्ञान की कल्चर प्रकृति में कल्चर की तरह बांझ सकती है। भाग्यों की विविधता या सुनिश्चित करने के लिए जटिल और नई दृश्य सामने आ सके। हालांकि जब तक विचार विमर्श अच्छी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है तब तक विचारों की विविधता कैकोफोनी पैदा कर सकती। अच्छा सुनना सीखने का समय आ गया, ना कि केवल अच्छा बोल और संवाद करने के लिए, ना कि बहस कर। भारत में सदियों पहले सम्राट अशोक और अकबर की सभाएं कुछ रोल मॉडल प्रदान करती। लोकतांत्रिक विचार विमर्श की प्रौद्योगिकियां अशोक और अकबर के समय से उन्नत, जैसा कि जेम्स फिशिकन ने व्हेन द पीपल स्पीक डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी एंड पब्लिक कंसल्टेशन में बताया है। दुनिया के सबसे समृद्ध विविधता वाले देश भारत की सॉफ्ट पावर तब बढ़ेगी जब वह लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों के विकास में माफ कीजिएगा करने के वर्तमान में तवास्य होगा। बातचीत के अंश अरुण मेहरा जी के साथ जो लिसनिंग फॉर वेल बीइंग कन्वर्सेशन विद पीपल नॉट लाइक अस। ये न्यूज पढ़ते हैं। अगली न्यूज जिसका टाइटल है मेकिंग आउट ए केस प्रॉपिंग अप द मिडिल क्लास, जिसका हिंदी में मतलब है मध्यम वर्ग को आगे बढ़ाने का मामला बनाना। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड एच, जिन्होंने 2017 में जीता था, हेलर जनसंख्या को इकॉन्स और ह्यूमंस में विभाजित करते हैं। उसका पूरा नाम रिचर्ड एस थेलर है। उन्होंने जनसंख्या को इकॉन्स और ह्यूमन में विभाजित किया था
और उन्होंने 2017 में नोबेल पुरस्कार भी जीता था। होमो इकोनॉमिक्स के लिए संक्षिप्त इकॉन्स शायद ही कभी तर्कसंगतता की आर्थिक मान्यताओं को अवहेलना करता है और निर्दोष निर्णय निर्माता है, एक पूर्व प्रोग्राम्ड मशीन के समान। लेकिन वे आर्थिक साहित्य में केवल अलंकारिक रूप से मौजूद हैं और वास्तविक जीवन में उनकी अनुपस्थिति से विशिष्ट हैं। इसके विपरीत अधिकांश लोग मनुष्य की श्रेणी में आते हैं। वे शायद ही कभी तर्कसंगत रूप से व्यवहार करते हैं और इस प्रकार अपने निर्णयों में व्यवहारिक पूर्वाग्रहों की एक विस्तृत विविधता के लिए विश्वसनीय रूप से अति संवेदनशील होते हैं। योजनाकार और मुद्दे विशाल जनसंख्या के लिए जो सत्य है वह नीति नियोजकों पर भी समान रूप से लागू होता है। शिक्षा, पेशेवर प्रशिक्षण, विविध अनुभव और जमीनी स्तर से जुड़ने के बावजूद वे एकांश से इंसान बने रहते हैं। यहाँ तक कि जब उनके निर्णयों के दूरगामी परिणाम होते हैं तब वे वर्तमान पूर्वाग्रह से मुश्किल से प्रतीक्षारत रहते हैं और वर्तमान समय के करीब भुगतान के लिए अधिक भार सौंपते हैं। इस प्रकार अस्थायी आर्थिक लाभ पर तत्काल महत्वाकांक्षा का पक्ष ले। इसी तरह वे अति आत्मविश्वास, आशावाद और फ्रेमिंग प्रभाव के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं और जिस तरह से उन्हें जानकारी प्रस्तुत की जाती है उससे प्रभावित हो सकते हैं। उनकी विचार प्रक्रियाएं पुष्टिकरण पूर्वाग्रह पर भी टिकी हो सकती हैं, जो उन्हें उन सूचनाओं की खोज, व्याख्या और याद करने के लिए प्रेरित करती हैं जो उनकी प्रवृत्ति का समर्थन या सत्यापन करती हैं, भले ही उनका मतलब कोई द्वेष ना हो। उन्हें समूह सुदृढ़ीकरण और अंतर समूह विरोध द्वारा संचालित किया जा सकता है। संज्ञानात्मक प्रकृति जैसे उपलब्धता अनुमानी समवर्ती रूप से उन्हें यह मानने के लिए प्रेरित कर सकती है कि जो अधिक आसानी से दिमाग में आता है वह वास्तविकता का कहीं अधिक सटीक प्रतिबिंब होने की संभावना है। जो चीज उन्हें और अधिक विश्वास दिलाती है वह है नियंत्रण का भ्रम, जिससे घटनाओं को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता को कम करके आंका जाता है। या यदि तैयार की गई नीति वांछित परिणाम देने में विफल रही तो मध्य पाठ्यक्रम में सुधार कर सकते हैं। वर्तमान पूर्वाग्रह आइए हम इन घटनाओं की जांच कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की नीतियों के संदर्भ में करें। नोवेल कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अब तक घोषित प्रोत्साहन पैकेजों में समाज के सबसे गरीब वर्ग शामिल हैं और मुख्य जोर आपूर्ति पक्ष कर रहा है। यह तत्काल लागत गतिविधियों को टालने और तत्काल इनाम गतिविधियों को पूर्व उपयुक्त करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस प्रक्रिया में मध्यम वर्ग को केवल अपनी रक्षा करने के लिए छोड़ दिया गया है। यह तात्कालिक महत्वाकांक्षाओं के प्रति प्रतिक्रियाशील होने के बजाय बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करते हुए लंबे समय तक चलने वाले लाभों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्पष्ट नीति विकल्प के साथ जुड़ा हुआ है। यह केवल रिचर्ड थेलर के इस विचार की पुष्टि करता है, मनुष्य अदूरदर्शी होते हैं, और टेड ओ डोनोग्यू और मैथ्यू रॉबिन का प्रस्ताव है, निर्णय हमेशा वर्तमान पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं। प्रभाव वाला एक खंड कई अध्ययन विशेष रूप से एक दशक पुराने एशियाई विकास बैंक ने 72 देशों को आर्थिक विकास में मध्य वर्ग की भूमिका क्रॉस कंट्री डेटा शो क्या करते हैं पर अध्ययन किया। एडीबी इकोनॉमिक्स वर्किंग पेपर सीरीज नंबर 245 जनवरी 2011 ने स्थापित किया कि मध्यम वर्ग नवाचार को बढ़ावा देता है कि मूल्य मानव पूंजी शिक्षा के माध्यम से और बचत जो तब अर्थव्यवस्था में उत्पादक निवेश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है के संचय को प्रोत्साहित कर सर्वव्यापक रूप से नीतियां जो मध्यम वर्ग के कल्याण में कारक हैं और उनके विकास को पोषित करती हैं दीर्घकालिक में अधिक प्रभावी हो सकती है। ये निष्कर्ष की इस बात की पुष्टि करते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता 2019 अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो क्या तर्क दे रहे हैं। मध्यम वर्ग का अर्थव्यवस्था और समाज पर रचनात्मक प्रभाव पड़ता है। यह याद किया जाता है कि सुधार के बाद की अवधि के दौरान मध्यम वर्ग में 20 गुना वृद्धि ने उच्च आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत अभी भी मध्यम वर्ग आबादी का 1/4 के करीब है, लेकिन करदाताओं के आधार का 4/5वां हिस्सा है। सेंसर के अनुसार यह कुल उपभोक्ता खर्च का 3/4 हिस्सा है, जिससे उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। महामारी का प्रभाव प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में मध्यम वर्ग कोरोना वायरस महामारी की पहली लहर के बाद 1/3 या 32 मिलियन से अधिक से कूड़ा है। उनकी संख्या दूसरी लहर के बाद और भी कम हो सकती जो कि अधिक विनाशकारी थी।
पिछले 1 या 2 वर्षों के दौरान ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी दर उच्च है। अगस्त 2021 8.13% पर मध्यम वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव डालना अभी भी काफी अधिक है। इसके अलावा जनवरी 2021 के बाद से कुल गैर कृषि नौकरियों के स्थान में मध्यम वर्ग में वेतन कर्मचारी और उद्यमी शामिल हैं। 13.7 मिलियन तक। केवल जुलाई में 3.2 मिलियन वेतनभोगियों ने अपनी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और खाद्य तेल और खुदरा मुद्रास्फीति 32.5% और 5.6% पर मंडरा रही है। इससे उनकी प्रयोज्य आय और कम हो रही है। स्पष्ट रूप से खाद्य कीमतों वृद्धि से उपभोक्ताओं की आय कम हो जाती है। इससे मांग उत्पन्न करने और इस प्रकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कहीं और खर्च किया जा सकता है। मध्यम वर्ग की दुर्दशा को इस तथ्य से समझा जा सकता है, वे अस्पताल के बिल, स्कूल की दुकान के किराए का भुगतान करने के लिए अपने परिवार के चांदी और उसके आभूषण बेच रहे हैं। खासकर यह पिछले 4 महीनों के दौरान मांग में और कमी आ सेलर के वर्गीकरण इकॉन्स केवल काल्पनिक समाज में उनकी चाहे जो भी हो, समग्र रूप से जनसंख्या केवल मनुष्य है। मध्यम वर्ग भी ऐसा ही है। हर्बर्ट ए साइमन 1978 में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, ने बाध्य तर्क संगतता के अपने सिद्धांत में तर्क दिया। सीमित ध्यान अवधि वाले व्यक्ति पूर्ण तर्क संगतता का पालन नहीं करते हैं कि मस्तिष्क का स्वभाव प्रासंगिक उत्तेजनाओं को पहचानने की क्षमता को कर देता है और मीडिया प्रचार या प्रचार द्वारा प्रस्तुत अत्यधिक जानकारी से उनकी बिगड़ती हालत के बावजूद मध्यम वर्ग ना तो प्रतिक्रियाशील रहा है और ना ही सामूहिक आवाज उठा पाया है। समवर्ती रूप से वे काफी जोखिम से ग्रस्त हो गए हैं, जो इस तथ्य से स्पष्ट है। 2020-21 में बैंक में जमा 11.4%, माफ कीजिएगा 2020 के बैंक में जमा राशि 11.4% की वृद्धि ही ब्याज दरों में गिरावट आई है, क्योंकि खर्च करने का उनका झुकाव कम हो गया। इससे मांग में और गिरावट आती है। भारतीय रिजर्व बैंक के उपभोक्ता विश्वास सूचकांक द्वारा भी सतर्कता की पूछी जाती है। जुलाई 2021 के लिए सूचकांक 48.6 अंक पर रहा, जो कि रिकॉर्ड कम है। सिकुड़ता मध्यम वर्ग दुनिया में कहीं भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं देता है। अर्थव्यवस्था में गतिशीलता लाने के लिए उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इस प्रकार अन्य बातों के अलावा उपभोक्ता विश्वास और सकारात्मक भावनाओं को उत्साहित करके विकास को तेजी से पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। फुरकान कमर जामिया मिलिया इस्लामिया में वित्त में प्रोफेसर और भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ AIU के पूर्व महासचिव और हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं। तौफीक अहमद सिद्दीकी जामिया मिलिया इस्लामिया में वित्त सहायक प्रोफेसर हैं और ये इन दोनों के विचार हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज़ खत्म होती है। बढ़ते हैं एडिटोरियल। अगली बड़ी न्यूज़ है जिसका टाइटल है पायरिक विक्ट्री, जिसका हिंदी में मतलब है नाशकारी विजय। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। अफगानिस्तान में धार्मिक अतिवाद उग्र पाकिस्तान के लिए प्रतिकूल होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पहले विश्व नेता थे जिन्होंने 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे का तहे दिल से स्वागत किया था। इसके पतन से पहले पाकिस्तान ने यह सुनिश्चित किया था कि तालिबान पर उसे युद्ध विराम स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के लिए बहुत कम लाभ था और उसने एक राजनीतिक समर्थन किया। अफगानिस्तान में समाधान हालांकि 16 अगस्त को उन्होंने कहा कि अफगानों ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया है। इस पर कोई संदेह नहीं है कि तालिबान की वापसी पर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। यह शायद ही आश्चर्य की बात है। पाकिस्तान ने न केवल 1990 के दशक में तालिबान के सत्ता में आने में केंद्रीय भूमिका निभाई, बल्कि उन 3 देशों में से एक था जिनके साथ औपचारिक राजनयिक संबंध थे। 2001 में अमेरिका द्वारा सत्ता से बाहर किए जाने के बाद भी पाकिस्तान ने तालिबान का समर्थन करना जारी रखा। इसकी रणनीतिक गणना यह थी कि अमेरिका द्वारा समर्थित एक स्थिर अफगानिस्तान और भारत अपने मूल हितों को नुकसान पहुंचाएगा। इसने क्वेटा बलूचिस्तान में तालिबान नेतृत्व की मेजबानी की और अपने आतंकवादियों को अफगानिस्तान में विद्रोह को फिर से शुरू करने और फिर से जारी रखने की अनुमति दी। इस लिहाज से काबुल पर तालिबान के कब्जे को पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान द्वारा अपनाई गई दीर्घकालिक रणनीति की सफलता के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन अभी जश्न शुरू होना जल्दबाजी होगी। तालिबान की जीत के भू राजनीतिक निहितार्थ अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन चाहे वे किसी भी तरह की सरकार स्थापित करें, सुन्नी कट्टरपंथी जिहादी समूह के पुनरुत्थान से इसी तरह के संगठनों को कहीं और प्रोत्साहन मिल सकता है। पाकिस्तान को तहरीके तालिबान पाकिस्तान से समस्या है। तालिबान के वैचारिक जिसने मतलब वैचारिक जुड़वां
जो कि माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर तहरीके तालिबान को तालिबान का वैचारिक जुड़वा कहा गया। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर घातक हमले किए हैं। साथ ही 26 अगस्त काबुल विस्फोट अफगानिस्तान के लिए एक चेतावनी है। देश अभी भी अराजक है, जहां इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत ISK जैसे समूह जो IS से संबंध है, जिन्होंने विस्फोट की जिम्मेदारी ली है, फलने फूलने की कोशिश करेंगे। आदेश के बिना देश तालिबान ISK के पुराने शासन के अवशेषों के बीच एक बहुदिशात्मक गृहयुद्ध में पड़ सकता है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तालिबान की सफलता से अभिभूत अब इस कट्टर इस्लामवाद की विजय के संभावित खतरों को देखता है? धार्मिक अतिवाद और उग्रवाद एक देश को सामरिक रूप से मदद कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय में प्रतिकूल होंगे। 1980 के दशक में जब अमेरिका ने मुजाहिदीन का समर्थन किया, तो उसने शायद कभी नहीं सोचा होगा तालिबान मुजाहिदीन से उठेगा और अल-कायदा की मेजबानी करेगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका पर सबसे घातक हमला करेगा। इसी तरह चरमपंथी इस्लामवादियों द्वारा शासित एक अराजक अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए एक सुरक्षा और रणनीतिक चुनौती के रूप में एक भू राजनीतिक जीत है। विद्रोह के दौरान पाकिस्तान ने शांति के लिए तालिबान पर अपने लाभ का उपयोग करने से इनकार कर दिया। ये पढ़ते हैं अगली न्यूज़ है, जिसका टाइटल है फॉर द रिकॉर्ड, जिसका हिंदी में मतलब हुआ रिकॉर्ड के लिए। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। US ओपन में कैलेंडर ग्रैंड स्लैम पूरा करने पर इतिहास रच सकते हैं जोकोविच। गगनचुंबी इमारतों से भरे एक महानगर में नोवाक जोकोविच उन सभी में सबसे लंबा बनना चाहता है। इतिहास वर्तमान में न्यूयॉर्क में प्रगति कर रहे US ओपन में सर्बियाई टेनिस दिग्गज की ओर इशारा करता है। वर्तमान में जोकोविच ने पुरुषों की ओर से टेनिस रॉयल्टी के अन्य सदस्यों के साथ बराबरी की है, जो कि रोजर फेडरर और राफेल नडाल। यहाँ पे बात हो रही है। बिग थ्री ने 2020 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और जोकोविच के पास आगे बढ़ने और शायद वहां बने रहने का मौका है। उनके प्रशंसित और अपेक्षाकृत पुराने प्रतिद्वंदियों ने फ्लशिंग विडोज के साथ अपने वार्षिक प्रयास को छोड़ दिया है, जिसे औपचारिक रूप से USTA बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर कहा जाता है। फेडरर घुटने की सर्जरी से उबर रहे हैं, जबकि नडाल पैर की चोट से जूझ रहे हैं और इससे 34 वर्षीय जोकोविच के लिए मैदान थोड़ा साफ हो गया है, जो प्रतिष्ठित विंबलडन के अलावा ऑस्ट्रेलियाई और फ्रेंच ओपन जीतने के बाद एक कैलेंडर वर्ष ग्रैंड स्लैम का भी पीछा कर रहे हैं। यदि जोकोविच एक वर्ष से अधिक समय तक शासन कर सकते हैं, तो वह 1969 के महान रॉड लेवर के क्लीन स्वीप के बाद ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बन जाएंगे। महिलाओं में स्टेफी ग्रेफ 1988 में यह उपलब्धि हासिल करने वाले अंतिम व्यक्ति थीं। हालांकि एक रिकॉर्ड पर्दाफाश खोज कभी आसान नहीं होता। जोकोविच इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं कि गोल्डन स्लैम जीतने का मौका गंवाने के बाद वह हाल ही में टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो गए थे, यहाँ तक कि कांस्य जीतने में भी नाकाम रहे। फेडरर और नडाल की विपरीत शैली गीतात्मक कविता और चुंबकीय गद्य के समान प्रशंसकों के दिलों को उपनिवेशित कर सकती है, लेकिन जोकोविच ने दिखाया है कि बेजोड़ निरंतरता में एक स्थायी आकर्षण है। सर्ब अक्सर विवाद में वापस आ गया है, अदालत को कवर कर रहा है और शारीरिक और मानसिक शक्ति के विशाल भंडार में खुदाई कर रहा है। जो मैदान से बाहर हैं, वे आदर्श नायक नहीं हो सकते, जो कोविड-19 टीकों के खिलाफ आरक्षण व्यक्त करते हैं, लेकिन अदालत में अपने रैकेट के आरक्षित विषम मुकाबलों के बावजूद जोकोविच ने शासन किया है। US ओपन में भी संशोधन करने की आवश्यकता है, कि पिछले साल उन्होंने गलती से एक लाइन जज को गेंद पर स्वीप करते हुए मारा था और उन्हें निलंबित कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलियाई डोमिनिक थियम ने तब चैंपियनशिप जीती थी, लेकिन वह कलाई की चोट के कारण अब गायब हैं। अन्य युवा तुर्कों में अलेक्जेंडर ज्वेरेव टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल में जोकोविच को हराने वाले डेनियल मेदवेदेव और स्टेफानोस सित्सिपास को अपनी काबिलियत दिखाने का एक और मौका मिला है। इसी बीच महिला वर्ग को चोटिल सेरेना विलियम्स की कमी खलेगी और एक तरल सेटअप में ऑस्ट्रेलियाई एशले बार्टी बढ़त बनाए हुए हैं। गत चैंपियन नाओमी ओसाका फ्रेंच ओपन के दौरान मानसिक समस्याओं का हवाला देते हुए पीछे हटने के बाद वापसी की राह पर हैं। ओसाका ने अपनी वापसी के लिए संघर्ष किया और टोक्यो ओलंपिक के तीसरे दौर में हार गईं।
वह इतिहास का पीछा करने वाले जोकोविच की तरह ध्यान आकर्षित करेंगी। गत चैंपियन नाओमी ओसाका फ्रेंच ओपन के दौरान मानसिक समस्याओं का हवाला देते हुए पीछे हटने के बाद वापसी की राह पर हैं। ओसाका ने अपनी वापसी के लिए संघर्ष किया और टोक्यो ओलंपिक के तीसरे दौर में हार गईं। वह इतिहास का पीछा करने वाले जोकोविच की तरह ध्यान आकर्षित करेंगी। गत चैंपियन नाओमी ओसाका फ्रेंच ओपन के दौरान मानसिक समस्याओं का हवाला देते हुए पीछे हटने के बाद वापसी की राह पर है। यहाँ ये लाइन मैंने 2 बार इसलिए पढ़ी, इस लाइन पे जो मैसेज है वो मैसेज बहुत बड़ा है और वो मैसेज ये है कि नाओमी फ्रेंच ओसाका ओपन हारने के बाद भी ओसाका ने मानसिक समस्याओं का हवाला दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वह वापसी की राह पर हैं और वह भी जोकोविच की तरह आकर्षित कर माफ कीजिएगा लोगों का ध्यान आकर्षित करने का पूरा प्रयास करेंगी। साथ एडिटोरियल की ये न्यूज़ खत्म होती है, बढ़ते हैं अगली न्यूज़। एडिटोरियल की अगली बड़ी न्यूज़ जिसका टाइटल है इट्स टाइम टू बिल्ड ब्रिक्स बेटर। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। ब्रिक्स को बनाने का समय आ गया है। समूह एक बिंदु तक सफल रहा, लेकिन अब यह कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में बाएं से दाएं की ओर अगर आगे बढ़ें तो सबसे बाएं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोस, फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो 2019 में ब्राजील के ब्रासिलिया में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे और वहीं की ये चित्र है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 9 सितंबर को भारत की अध्यक्षता में डिजिटल प्रारूप में आयोजित होने वाला है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के इस बहुपक्षीय समूह की अध्यक्षता बारी बारी से की जाती है। भारत ने 2012 और 2016 में भी कुर्सी संभाली थी। जून में विदेश मंत्रियों की प्रारंभिक बैठक और अगस्त की शुरुआत में ब्रिक्स अकादमिक फोरम में बातचीत ने विश्वासियों और संशयवादियों के अलग अलग विचारों के बीच समूह के रिकॉर्ड का एक उद्देश्य मूल्यांकन प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। ब्रिक्स का महत्व स्वयं स्पष्ट है। यह दुनिया की आबादी का 42%, भूमि क्षेत्र का 30%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 16% प्रतिनिधित्व करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स के 15 साल के होने की बात पर गौर करते हुए हाल ही में इसे एक युवा वयस्क के रूप में चित्रित किया, जो विचारों को आकार देने और एक विश्व दृष्टि को मूर्त रूप देने और जिम्मेदारियों की बढ़ती भावना के साथ सुसज्जित था। अन्य लोग इसे एक किशोरी के विशिष्ट गुस्से और भ्रम में फंसने के रूप में देखते हैं। फिर भी सदस्य देश जटिल भू राजनीति के युग में ब्रिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बहादुरी से दर्जनों बैठकें और शिखर बैठकें जारी रखी, यहाँ तक कि पिछले साल पूर्वी लद्दाख में चीन की आक्रामकता ने भारत चीन संबंधों को कई दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर ला दिया। पश्चिम के साथ चीन और रूस के तनावपूर्ण संबंधों और ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका दोनों में गंभीर आंतरिक चुनौतियों की वास्तविकता भी है। दूसरी ओर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के कारण एक संभावित बंधन उभरा। इस पृष्ठभूमि में क्या ब्रिक्स वास्तव में मायने रखता है? 4 प्राथमिकताएं। 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की एक बैठक द्वारा शुरू की गई और 2009 से नियमित शिखर सम्मेलनों द्वारा बनाए गए राजनीतिक तालमेल पर सवार होकर ब्रिक ने 2010 में दक्षिण अफ्रीका के प्रवेश के साथ खुद को ब्रिक्स में बदल दिया। समूहीकरण एक यथोचित उत्पादक यात्रा से गुजरा है। इसने ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच एक सेतु के रूप में काम करने का प्रयास किया। इसने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर एक सामान्य दृष्टिकोण विकसित किया। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की, आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था के रूप में एक वित्तीय स्थिरता जाल बनाया और एक वैक्सीन रिसर्च एवं डेवलपमेंट वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की कगार पर है। अब इसके तात्कालिक लक्ष्य क्या हैं? वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत ने 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है। पहला, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेकर विश्व व्यापार संगठन और अब यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तक के बहुपक्षीय संस्थानों के सुधार को आगे बढ़ाना है। यह कोई नया लक्ष्य नहीं है। ब्रिक्स को अब तक बहुत कम सफलता मिली है। हालांकि बहुपक्षवाद को मजबूत करना एक मजबूत बंधन के साथ साथ एक बीकन का भी काम करता है। सुधार के लिए वैश्विक सहमति की आवश्यकता है, जो अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के मौजूदा माहौल और स्वास्थ्य, जीवन और आजीविका के लिए
कोविड-19 के कारण हुई तबाही में शायद ही संभव है। फिर भी भारतीय अधिकारी हमें ठीक ही याद दिलाते हैं कि ब्रिक्स सदी की शुरुआत वाले वर्षों में प्रभुत्व अमेरिका द्वारा को चुनौती देने की इच्छा से उभरा और अब प्रतिप्रभुत्व चीन द्वारा के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। श्री जयशंकर ने देखा कि प्रतिप्रभुत्व प्रवृत्ति और सभी रूपों में बहुध्रुवीयता के लिए सैद्धांतिक प्रतिबद्धता ब्रिक्स के डीएनए में लिखी गई है। दूसरा है आतंकवाद का मुकाबला करने का संकल्प। आतंकवाद यूरोप, अफ्रीका, एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों को प्रभावित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय घटना है। अफगानिस्तान से संबंधित दुखद घटनाओं ने इस व्यापक विषय पर तेजी से ध्यान केंद्रित करने में मदद की है। बयानबाजी और कार्रवाई के बीच की खाई को पाटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उदाहरण के लिए चीन आतंकवादी समूहों की स्पष्ट निंदा करने का समर्थन करने में थोड़ा झिझक महसूस करता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का समर्थन, जो कि कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों से घिरा हुआ है, दृढ़ है। इस संदर्भ में ब्रिक्स आतंकवादी समूहों द्वारा कट्टरपंथ, आतंकवादी वित्त पोषण और इंटरनेट के दुरुपयोग से लड़ने के लिए विशिष्ट उपायों से युक्त ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान तैयार कर अपनी आतंकवादी विरोधी रणनीति को व्यावहारिक रूप से आकार देने का प्रयास कर रहा है। यह योजना आगामी शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण वितरण योग्य होने की उम्मीद है और उम्मीद है कि कुछ बदलाव ला सकती है। सतत विकास लक्ष्यों के लिए तकनीकी और डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देना और लोगों के बीच सहयोग का विस्तार करना अन्य दो ब्रिक्स प्राथमिकताएं हैं। डिजिटल उपकरणों ने महामारी से बुरी तरह प्रभावित दुनिया की मदद की है और भारत शासन में सुधार के लिए नए तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने में सबसे आगे रहा है। लेकिन लोगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को पुनर्जीवित करने के लिए इंतजार करना होगा। डिजिटल माध्यमों के माध्यम से बातचीत एक खराब विकल्प है। अन्य चिंताओं के अलावा ब्रिक्स अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को गहरा करने में व्यस्त रहा है। कठिनाई चीन की केंद्रीयता और इंट्रा ब्रिक्स व्यापार प्रवाह के प्रभुत्व से उपजी है। एक बेहतर आंतरिक संतुलन कैसे बनाया जाए, यह एक चुनौती बनी हुई है, जो महामारी के दौरान उजागर हुई क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं के विविधीकरण और सुदृढ़ीकरण की तत्काल आवश्यकता से प्रबलित है। नीति निर्माता कृषि, आपदा लचीलापन, डिजिटल स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा और सीमा शुल्क सहयोग जैसे विविध क्षेत्रों में इंट्रा ब्रिक्स सहयोग में वृद्धि को प्रोत्साहित करते रहे हैं। टेक अवे: ब्रिक्स का विचार 4 महाद्वीपों से 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा साझा हितों की एक आम खोज मौलिक रूप से मजबूत और प्रासंगिक है। ब्रिक्स प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए सरकारों ने भारी राजनीतिक पूंजी का निवेश किया है और इसके संस्थानीकरण ने अपनी गति बनाई है। 5 शक्ति वाला एक गठबंधन एक बिंदु तक सफल रहा है, लेकिन अब यह कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। चीन के आर्थिक विकास ने ब्रिक्स के भीतर एक गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया है। बीजिंग की आक्रामक नीति, विशेष रूप से भारत के खिलाफ, ब्रिक्स की एकजुटता को असाधारण तनाव में डालती है और ब्रिक्स देशों ने अपने एजेंडे के लिए इसका इष्टतम समर्थन हासिल करने के लिए ग्लोबल साउथ की सहायता करने के लिए पर्याप्त नहीं किया है। इस समूह के नेताओं, अधिकारियों और शिक्षाविदों के लिए यह आवश्यक है कि वे गंभीरता से आत्मखोज करें और वर्तमान स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजें। एक विदाई विचार: ब्रिक्स वार्ताकारों को संक्षिप्तता और तंग प्रारूपण की कला में महारत हासिल करने की आवश्यकता है। जब वे ऐसा करते हैं तो वे महसूस करेंगे कि अनावश्यक रूप से लंबी विज्ञप्ति समूह की कमजोरी का सूचक है, ताकत नहीं। ये बातचीत का अंश था राजीव भाटिया, जो कि गेटवे हाउस के विशिष्ट फेलो और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व उच्चायुक्त हैं। इसी के साथ ये न्यूज़ खत्म होती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। एडिटोरियल की अगली बड़ी न्यूज़ है, जिसका इंग्लिश में टाइटल है मेकिंग दी पैरालंपिक्स काउंट। इसका हिंदी में मतलब है पैरालंपिक की गिनती करना। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। यह विकलांगों के लिए खेल की स्थिति में सुधार करने और विकलांगता को देखने के तरीके को ताज़ा करने का एक मौका है। पैरालंपिक में 30 अगस्त भारत के लिए एक बड़ा दिन था। देश ने न केवल एक दिन में रियो 2016 दल की दौड़ में सुधार करते हुए 2 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। सभी भारतीयों की तरह विकलांग भारतीयों को भी इन उपलब्धियों पर गर्व है। यह इस बात पर चिंतन करने के लिए एक उपयुक्त क्षण प्रस्तुत करता है कि कैसे हम पैरालंपिक को सही मायने में भारत के लिए महत्वपूर्ण बना सकते हैं।
पैरालंपिक विकलांगों को सशक्त बनाने का एक अनूठा अवसर। यह सभी को विकलांग निकायों को कार्रवाई में देखने और राष्ट्रीय सफलता की साझा इच्छा में उनके साथ समानता खोजने का अवसर प्रदान करता है। निरंतर मीडिया का ध्यान यह सुनिश्चित करता है कि विकलांग एथलीट अभूतपूर्व तरीके से सार्वजनिक कल्पना पर कब्जा करें। विकलांगता के आसपास प्रवचन। भारत में विकलांग व्यक्तियों को अपने सक्षम समकक्षों के समान उत्पादकता और सम्मान का जीवन जीना असाधारण रूप से कठिन लगता है। दिव्यांगता के रूप में उनकी स्थिति के बारे में प्रवचन दिव्य शरीर वाले व्यक्ति उनके अलगाव को बढ़ावा देते हैं। विकलांगों को सामान्य व्यक्तियों के रूप में देखने के बजाय जिन्हें उनकी अनूठी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है, यह भाषा उन्हें एक अलग पायदान पर रखती है, उन्हें अलौकिक शक्तियों से संपन्न के रूप में प्रस्तुत करती है। उनके साथ सार्थक रचनात्मक तरीके से जुड़ने के बजाय कई लोग या तो किसी व्यक्ति की विकलांगता को अपना केंद्र बिंदु मान लेते हैं, उनकी बहुस्तरीय पहचान को छीन लेते हैं या अपनी आंतरिक चुनौतियों को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। विकलांगों की अक्षमता के बारे में रूढ़वादिता और निराधार पूर्वाग्रह सूचित विकल्प बनाने में असमर्थता और अलैंगिकता दूसरों के बीच में, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि विकलांग लोगों के दिमाग में खेल जैसी मनोरंजन गतिविधियों में शामिल होना शायद ही कभी होता है। यहाँ तक कि वे विकलांग व्यक्ति भी जो ऐसी गतिविधियों को करना चाहते हैं, उन्हें भीषण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मुख्यधारा के स्कूल, पार्क, कॉलेज और स्विमिंग पूल उनके लिए अनुकूल वातावरण प्रदान नहीं करते हैं। जटिलताओं और दूसरों के लिए असुविधा पैदा करने के बारे में तर्क आमतौर पर पहुंच से इनकार करने के लिए किए जाते हैं। एक अंधे व्यक्ति के रूप में मुझे याद है कि दिल्ली में एक स्विमिंग पूल ने मुझे ठुकरा दिया था जब मैंने तैराकी कक्षाओं को आगे बढ़ाने की इच्छा के साथ उनसे संपर्क किया था। कारण उन्हें महिला तैराकों से पूल में अवांछित संपर्क के बारे में शिकायतें मिली थी। उन्हें लगा कि पूल में एक अंधे व्यक्ति के होने से उन्हें परेशानी हो सकती है। खेलों के लाभों का आनंद लेने के लिए किसी को पैरालंपियन होने की आवश्यकता नहीं है। मनोरंजक खेल पहचान बनाने में मदद कर सकते हैं, आत्मविश्वास और अपने शरीर के साथ एक स्वस्थ संबंध। इससे कई विकलांग लोग चूक जाते हैं। अधिक महत्वाकांक्षी खेल आकांक्षाओं वाले विकलांग लोग अक्सर शोषक कोचिंग संबंधों में प्रवेश करते हैं और एक जटिल और अमित्र खेल शासन ढांचे को नेविगेट करते हैं। यह स्थिति विशेष रूप से परेशान करने वाली है क्योंकि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 30 के लिए उपयुक्त सरकारों और खेल प्राधिकरणों को विकलांगों के लिए सार्थक खेल अवसरों तक पहुंचने में सुधार के उपाय करने की आवश्यकता है। इसमें बुनियादी सुविधाओं को फिर से डिजाइन करना और सभी खेल गतिविधियों में उन्हें और अधिक सुलभ बनाने के लिए बहुसंवेदी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। भारत के लिए इन पैरालंपिक में सफलता वास्तव में तभी सार्थक होगी जब यह आत्मनिरीक्षण और पुनर्निर्देशन को प्रेरित करे। प्रणालीगत स्तर इसे भारत की पैरालंपिक समिति में शासन सुधारों को शामिल करना होगा। समिति की अध्यक्षता अब एक पदक विजेता पूर्व पैरालंपियन दीपा मलिक कर रही हैं। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने पदक जीतने वाले पैरालंपियन के लिए नगद पुरस्कार संरचना में समानता लाकर उन्हें ओलंपिक में अपने समकक्षों के समान स्तर पर रखा। ये सही दिशा में कदम है। सभी के लिए एक अवसर। खेल के मूल्य को अधिक समावेशी रूप से वितरित करने के लिए टेलीविजन प्रदाताओं और खेल प्रसारकों को ऐसे कदम उठाने चाहिए जो विकलांगों को खेल गतिविधियों को देखने और भाग लेने में सक्षम बनाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर पैरालंपिक की तस्वीरों के साथ दृष्टिबाधित लोगों के लिए छवि विवरण होना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर हर कोई विकलांग एथलीटों को उनकी अतिरिक्त चुनौतियों को स्वीकार करते हुए और हमारे जीवन में विकलांग लोगों के लिए अधिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करते हुए समग्र रूप से देख सकता है, ताकि वे जीवन के सभी क्षेत्रों में भाग ले सकें। हमारे पैरा एथलीटों के साहस की दूर से ही प्रशंसा करना आसान है। इन खेलों का उपयोग चीज़ों को बदलने के लिए अपनी ओर से कुछ करने के अवसर के रूप में करना बहुत कठिन है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम नियमित रूप से ऐसे सक्षम और प्रेरित विकलांग लोगों से घिरे रहते हैं जिन्हें अतिरिक्त समर्थन दिया जाता है, जिससे उन्हें बढ़ने की आवश्यकता होती है। इरादे, संकल्प और कार्रवाई के साथ हम भारत के लिए पैरालंपिक की गिनती न केवल पदक तालिका में बल्कि हर रोज कर सकते हैं। ये बातचीत के अंश थे
रोड्स स्कॉलर राहुल बजाज विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी में सीनियर रेजिडेंट फेलो हैं के साथ ये बातचीत के अंश हैं। इसी के साथ ये न्यूज़ खत्म होती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़। एडिटोरियल की अगली न्यूज़ जिसका टाइटल है मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेस। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसका हिंदी में मतलब है मेघालय में एक परियोजना समुदायों को पर्यावरण से संबंधित सूचित कार्रवाई करने का अधिकार देती है। ये बातचीत पमू संपत कुमार और अभिषेक श्रीवास्तव जी की है। मेघालय की राजधानी शिलोंग से करीब 50 किमी दूर उमदोह पीरथी गांव है। यह कभी अपने चट्टानी इलाकों, नदियों, झरनों और हरी भरी घाटियों के लिए जाना जाता था। हाल के वर्षों में हालांकि इसके वन क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधनों में तेजी से गिरावट आई है। ज्ञान की पहुंच, इसी तरह के संकट से कई गांव जूझ रहे हैं। राज्य जिसे पृथ्वी पर सबसे नम स्थानों के रूप में नामित किया गया है, अब गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। इस संदर्भ में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन महत्वपूर्ण हो जाता है। यह कोई नई अवधारणा नहीं है, विशेष रूप से मेघालय में जहां प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग पर पारंपरिक प्रथाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया गया है। यह स्वदेशी ज्ञान धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। हालांकि जनसंख्या वृद्धि, सतत विकास गतिविधियों की तलाश और अन्य कारकों के बीच प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए एक और बाधा ग्रामीण समुदायों के बीच ज्ञान की दुर्गमता थी। जब किसी मुद्दे पर सूचना तक मुफ्त पहुंच समुदायों को उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो वे अपनी स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए बाहरी एजेंसियों पर निर्भर रहने लगते हैं। सरकार यह देखना चाहती थी क्या सही ज्ञान प्रदान करने पर समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है और यहाँ तक कि समुदाय के सदस्यों द्वारा भी उचित सुविधा समर्थन के साथ लागू किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों से समुदाय के जुड़ाव को फिर से सक्रिय करना और संसाधन संकट से निपटने के लिए उन्हें सक्षम बनाना राज्य की प्राथमिकता बन गया। हमें विश्व बैंक समर्थित मेघालय कम्युनिटी लैंडस्केप मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से ऐसा करने का अवसर मिला है। हमने विविध विशेषज्ञता के साथ एक क्रॉस फंक्शनल टीम की स्थापना की। टीम ने कई सूत्रधारों के साथ काम किया और उन्हें डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए सशक्त बनाया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना गरीब परिवारों को प्रभावित करने के लिए संसाधनों को व्यवस्थित करने वाली मुख्य योजना बन गई, ताकि कृषि, बागवानी, मिट्टी और जल संरक्षण जैसे सभी संबंधित विभागों का व्यवस्थित अभिसरण हो। कार्यक्रम प्रौद्योगिकी और युवा आबादी का लाभ उठाता है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए 2000 से अधिक ग्राम समुदाय सुविधाकर्ताओं को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है और वे जलवायु परिवर्तन को उलटने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये सुविधाकर्ता अपने पर्यावरण से संबंधित सूचित कार्यवाही करते हैं। कम से कम 14,000 से 18,000 सामुदायिक सुविधाकर्ताओं, प्रत्येक गांव से 3 को सामने लाने का विचार है। यह पार्टिसिपेंट डिजिटल असिस्टेशन जैसे डिजिटल एप्लीकेशन की मदद से संभव हुआ है। यह ऐप सामुदायिक कैडरों को क्यूआर कोड स्कैन करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की अनुमति देता है। यह उन्हें सामग्री, प्रशिक्षण सत्र और डिजिटल प्रमाणन प्रदान करता है। ये उपकरण पदानुक्रम के बिना ज्ञान का एक मुक्त प्रवाह बनाने में मदद करते हैं और समुदाय को ज्ञान बाधाओं को दूर करने के लिए सशक्त बनाते हैं। स्वायत्तता बनाने के लिए हम सरल उपकरणों का उपयोग करते हैं। उन्हें कई बातों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सामुदायिक एजेंसी बनाना, कार्यक्रम में सभी व्यक्तियों की क्षमताओं का निर्माण करना और उनके बीच लगातार बातचीत सुनिश्चित करना। प्रौद्योगिकी हमें वास्तविक समय के डेटा के साथ सशक्त बनाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर कार्यक्रम शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही होती है। समुदाय अब माफ कीजिएगा, समुदाय अब वैज्ञानिक लेंस के माध्यम से अपनी समस्याओं की जटिलताओं को स्पष्ट करने और अपनी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन योजनाएं बनाने में सक्षम हैं। वन स्टॉप सेंटर, इस गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए हम मेघालय में उत्कृष्ट केंद्र शुरू कर रहे हैं, जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए वन स्टॉप सेंटर हैं। इसका जनादेश विभागों के बीच घनिष्ठ सहयोग को सक्षम करने, ज्ञान तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के हर पहलू पर अनुसंधान और विकास जारी रखने के लिए नेतृत्व क्षमता का निर्माण करना है। अपने काम के माध्यम से हम हजारों ग्राम समुदाय सुविधाकर्ताओं को सशक्त बनाने का इरादा रखते हैं। पमू संपत कुमार आईएएस आयुक्त और मुख्यमंत्री के सचिव हैं और अभिषेक श्रीवास्तव एक सार्वजनिक धर्मार्थ बेंगलुरु स्थित फाउंडेशन अर्घम्य के वरिष्ठ प्रबंधक हैं। उन्हीं के साथ ये बातचीत का अंश समाप्त हुआ।
बढ़ते हैं अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ जिसका टाइटल है मिसयूज़ ऑफ पावर, इसका हिंदी में मतलब है शक्ति का दुरुपयोग। ये आज से 100 साल पहले 1 सितंबर 1921 की बात है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। हमारे प्रमुख लेख को लिखने के बाद से हमें लॉर्ड विलिंगडन की कार्रवाई की एक रिपोर्ट मिली है, जिसमें मद्रास विधान परिषद को इस मामले पर चर्चा करने का आरोप लगाया गया है। इससे शहर के कई घरों में बड़ी चिंता पैदा हो रही है। कार्रवाई के प्रारंभ में परिषद द्वारा श्री एस श्रीनिवास अयंगर द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए अवकाश दिया गया था। बाद के चरण में लॉर्ड विलिंगडन ने चर्चा को अस्वीकार करने के लिए हस्तक्षेप किया और परिषद को सार्वजनिक महत्व के ज्वलंत मामलों में लोगों की राय व्यक्त करने से रोक दिया। जनता को सत्ता के इतने स्पष्ट दुरुपयोग पर गहरी नाराजगी महसूस करने के लिए बाध्य किया, जैसा कि लॉर्ड विलिंगडन ने इस मामले में किया है। उन्होंने दिन की कार्रवाई की शुरुआत में सबसे सक्रिय चरित्र के भाषण के साथ परिषद को संबोधित किया, जिसमें उनके प्रशासन के कुकर्मों के लिए गलत कंधों पर काम किया गया था। जनता की राय में उनके प्रशासन को वर्तमान समय में मालाबार और मद्रास शहर की दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है और उन्होंने एक ऐसी शक्ति का प्रयोग करके, जो कि सबसे कम और धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाना था, एकमात्र रास्ता बंद कर दिया जो मौजूद है। तथाकथित सुधारित संविधान के तहत एक लोकप्रिय शिकायत को महान परिमाण और महत्वपूर्ण महत्व को हवा देने के लिए। इसी के साथ एडिटोरियल की ये न्यूज़ खत्म होती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। एडिटोरियल की अगली बड़ी न्यूज़ है जिसका टाइटल है मिसेस गांधी कॉल्स फॉर हॉल्ट टू बंद, यानी जिसका हिंदी में मतलब है श्रीमती गांधी ने बंद का आह्वान किया। ये आज से 50 साल पहले सितंबर 1971 की घटना है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आज के बंद का बहिष्कार किया और यहाँ युवा संगठनों, राजनीतिक दलों और इंटक के नेताओं के साथ कई बैठकों में हिंसा को खत्म करने और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। इन्होंने इंटक के अध्यक्ष श्री काली मुखर्जी के नेतृत्व में राज्य इंटक के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बताया कि बंद का उद्देश्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पंगु बनाना और राज्य प्रशासन को पंगु बनाना है। इस मोड़ पर लाखों बांग्लादेश शरणार्थियों और बाढ़ पीड़ितों को राहत में बाधा डालने का भी असर पड़ा। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्रीय श्रम मंत्री श्री आर के खादिलकर मजदूरों की शिकायतों को देख रहे हैं और उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। श्रीमती गांधी एक आईएएफ द्वारा कूच बिहार से यहाँ पहुंची। विमान ने वहां 2 शरणार्थियों शिविरों का दौरा किया और उत्तर बंगाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उसने बेतागुरी शिविर में शरणार्थियों की एक बड़ी सभा को बताया कि भारत ने बांग्लादेश में स्वतंत्रता संग्राम का पूरा समर्थन किया। इसी साथ एडिटोरियल की ये न्यूज़ खत्म होती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की। एडिटोरियल सेक्शन की आज की जो सबसे अंतिम न्यूज़ है वहाँ पर हम आ चुके हैं। टाइटल है डेटा पॉइंट। तो डेटा पॉइंट में आप देख सकते हैं जो 9 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 9 न्यायाधीशों के नाम को सजेस्ट किया गया है, उनके बारे में डिटेल्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व किस राज्य में कितना महिलाओं का है और यहाँ पर 1950 से लेकर के 2021 तक के समय काल में कौन कौन सी महिला न्यायाधीशों ने प्रतिनिधित्व किया है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान से पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ ही आज की द हिंदू न्यूज़पेपर की एडिटोरियल न्यूज़ की समाप्ति होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल जाएं। इसी के साथ ही आज की न्यूज़ समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।